वेलकम टू तरुण आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन हम समसामयिक प्रश्नोत्तरी यूपीएससी 2023 के मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने लेकर आता हूं। आज हम बात करेंगे 26 सितंबर 2022 के बेस के करंट अफेयर बेस के आधार पर ये प्रश्नोत्तरी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न जो है द प्रीलिम्स के भी होते हैं। तो आज का जो न्यूज़ है उसके बेस के आधार पर ये 5 प्रश्न है। मुझे लगता है प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिर का आपके एग्जाम में फाइनल प्रश्न ही आपको करना है, तो प्रश्न प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए जितना हो सके डेली बेसिस पर। इससे संबंधित अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आई बटन को आप प्रेस करें क्योंकि वहां पर 26 सितंबर 2022 के करंट अफेयर भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर को देख सकते हैं। डेली बेसिस करंट अफेयर को देख सकते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 5 करंट अफेयर जो सबसे महत्वपूर्ण है क्विज के बेस के आधार पर। पहला क्वेश्चन है आपका कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कुछ विचार दिए गए। सबसे पहला आप यहां पर जरूर देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, कौन सा सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहां पर सही पूछ रहा है। 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों कथन को आप चेक कीजिए कि क्या सत्य है और क्या गलत है। पहला कथन कहता है कि सौर ऊर्जा समाधानों को तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त प्रयासों के रूप में ISA की कल्पना की गई थी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप अगर थोड़ा सा आपने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज हम इसके बारे में यहां पर जान लेंगे। तो भारत और अमेरिका के द्वारा नहीं, भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त प्रयासों से ISA की स्थापना हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत होता है क्योंकि भारत अमेरिका नहीं, भारत और फ्रांस के बीच में। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगा सकते हैं तो यहां पर लगा सकते हैं कि अगर पहला स्टेटमेंट गलत है और पहला किसके अंदर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कौन सा सही है, तो पहला अगर इसमें भी इंक्लूडेड है इसका मतलब ए गलत होगा, ए सही नहीं होगा। आपका सी सही नहीं होगा क्योंकि इस विकल्प में भी इसमें भी आपका एक दिया हुआ है और डी भी नहीं। तो आप एक प्रश्न के गलत, एक कथन को गलत के माध्यम से इसका सही उत्तर बी कर सकते हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। लेकिन फिर भी आपको प्रश्न पढ़ना जरूरी है। दूसरा देखिए, कहता है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ISA के में शामिल होने के पात्र हैं। तो ये अगर ये इसके जगह पर हो सकता था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ISA के भागीदार है, तो शायद गलत हो सकता था। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ISA में शामिल होने के पात्र हैं, ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सत्य होगा। ISA के सभी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जिसे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधित्व शामिल होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड और थर्ड इज राइट आंसर। मूव करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ओर, और आप देख सकते हैं यहां पर जैसा कि हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आपको भारत और फ्रांस के मध्य से हुआ था। यहां पर यह सदस्य संचालित सहयोगी मंच है जिसका मूल उद्देश्य है कि अपने सदस्य देश ऊर्जा पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख है। और भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के माध्यम से ISA की कल्पना की गई, गठन किया गया। ISA का मुख्यालय भारत के अंदर में, भारत में न्यू दिल्ली में है आपका। स्पेशली संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें शामिल होने का पात्र है। ये चीजें हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से संबंधित, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। हां, ये देखना अति आवश्यक है कि यहां पर कौन सा सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, ठीक है। तो बड़ा आप एक प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन सत्य है और असत्य है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख घटक है, ये बात सत्य है। लेकिन पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। अगर ये सत्य है तो इसके अनुसार से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ए इसमें भी है, इसमें भी, अर्थात सीधा साधा बी इज अ राइट आंसर। फिर भी हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली केवल
ऐसे शब्द जब भी आपके कथन में आए तो आप समझिए ज्यादातर ये गलत ही होते हैं। केवल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अस्थायी सदस्य प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा तो नहीं है। प्रतिनिधित्व अस्थायी अध्यक्ष भी, सदस्य भी करता है और अस्थायी भी करता है ना। तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है आपका। 2 साल की अवधि के लिए चुना जाता है, कई अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सेकेंड और थर्ड ये सही नहीं है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है आपका एक प्रमुख घटक है, जैसा कि हमने जाना मुख्य शासी निकाय है ये एक तरीके से। 193 सदस्य हैं इसके अंदर में। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य कितने हैं, 193 सदस्य हैं आपका, याद रखिएगा। आमतौर पर ये सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क शहर में अपनी जो मुख्यालय है जहां का सालाना मिलते हैं, हर साल इसकी बैठक होती है ना, और समय समय पर सारा। दूसरी बात, यूनाइटेड जनरल असेंबली का नेतृत्व इसके अध्यक्ष करते हैं जो 1 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, 2 वर्ष के लिए नहीं होते हैं, 1 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। इसमें कभी कभी विश्व के संसद भी, इसको विश्व की संसद भी कहा, जैसे भारत में पार्लियामेंट है, संसद है भारत की संसद, वैसे विश्व की भी संसद इसको कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मकसद जो है शांति, सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण मामले पर विचार विमर्श करना इसका मुख्य है। नए सदस्य के भी प्रवेश पर निर्णय लेता है ये, है ना, मतदान के निर्णय के लिए भी जाना जाता है। तो हर तरीके से इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 1953 में विजया महालक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, सिस्टर थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 8वीं अध्यक्ष बनी थी, जो अब तक की एकमात्र भारतीय जनरल असेंबली की अध्यक्ष रही। तो विजया लक्ष्मी जो थी, जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की सिस्टर बहन हुआ करती थी, वो एकमात्र भारत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, इससे संबंधित काफी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरी बात है, आइए, कभी कभी आपने देखा होगा कि खबरों में डेबर आयोग से संबंधित बात किया गया है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। डेबर आयोग किससे संबंधित है, तो डेबर आयोग जो है आदिम जनजाति समूह जो पीडीजी ग्रुप वाले होते हैं उनसे संबंध, उनके लिए एक आयोग बनाया गया था, और उस आयोग के तहत आप पर्टिकुलर वल्नरेबल्स ग्रुप, ट्राइबल्स ग्रुप के बारे में बात की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आदिम जनजाति समूह, आदिम जनजाति समूह अर्थात बी इज राइट। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। डेबर आयोग की जो बनाया गया था 1973 में, 1973 में, और आदिम जनजाति समूह पीडीजी का एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया, जिसको आदिवासी समूह में कम विकसित है, जो सबसे कम विकसित है, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, हर तरीके से कमजोर है, वैसे के लिए बनाया गया था। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर क्या रख दिया, पीबीटीजी रख दिया, अर्थात पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप। ये भारत में करीब 75 है टोटल, जिसमें से सबसे ज्यादा 13 जो है उड़ीसा के अंदर में है आपका, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यही सब है आपका। तो सबसे ज्यादा जो पीबीटीजी ग्रुप है उड़ीसा में 13 है आपका, और मैक्सिमम 75 है। इससे कई बार प्रीलिम्स ने प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, इससे संबंधित हम बातें कर रहे थे, और बढ़ते हैं आगे, 4th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन जो है, भारतीय संसद द्वारा 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियम किया गया था, अधिनियम के संदर्भ में बात करता है। तो संदर्भ में बात करता है, तो आप बताइए, 3 स्टेटमेंट दिए गए और कह रहा है कौन सा सही है। तो पहला, साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए भारत के प्राथमिक कानून है, और स्टेटमेंट आपका सत्य है। वहीं पर कहता है, पहला स्टेटमेंट सत्य, दूसरा कहता है कि इन कानून के तहत भारत की स्थिति में, भारत में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े किसी भी अपराध के लिए विदेश नागरिकों से शुल्क नहीं लिया जाए। नहीं, क्यों भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है ना, तो विदेश से क्यों नहीं लिया सकता। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर क्या होगा, गलत होगा। सेकेंड गलत है, इसका मतलब इसमें भी सेकेंड है, इसमें भी सेकेंड है, इसमें भी सेकेंड है, सी इज राइट आंसर। तीसरा ये है, डिजिटल सिग्नेचर को भी कानूनी मान्यता दे दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था, और ये साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित है। और इसके तहत ये भी कहा गया कि भाई ये कानून जो है भारत के स्थित कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े किसी भी अपराध के लिए विदेशी नागरिकों पर भी शुल्क लिया जाता है।
है ना। डिजिटल सिग्नेचर को भी कानूनी मान्यता दे दी गई, है ना। हमारे दंड संहिता में भी इसको धोखाधड़ी के मामले में निर्धारित कर दिया गया। तो इस तरीके के इसमें प्रश्न आपके बन जाते हैं। वहीं पर फिफ्थ प्रश्न है, इसके बारे में हम समझते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी फिलहाल द न्यूज में ही आया है कि अमेरिका ने अपने MNA के जो गैर नाटो सहयोगी है उसके स्थान से अमेरिका ने अफगानिस्तान को हटा दिया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपका प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला है कि अमेरिका सरकार उन देशों को MNN पदनाम देती है जो नाटो के सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका के सशस्त्र बलों के साथ इसका सामरिक संबंध है। सामरिक मतलब समर होता है, युद्ध में संबंध है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सत्य है। पहला अगर सत्य है तो बी गलत हो सकता है और सी भी गलत होता है। आपके पास केबीसी के अनुसार मात्र 2 ऑप्शन विकल्प बन जाते हैं क्योंकि आपने पहला सत्य घोषित किया, लेकिन बी और सी में 1 का स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए बी और सी क्या हो गए, उसको एलिमिनेशन प्रोसेस के माध्यम से अब आपके प्रश्न को उत्तर का सही होने के चांसेस 50% आपके पास हैं। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कहता है कि इसमें स्वचालित रूप से अमेरिका के साथ कोई आपका पारस्परिक रक्षा समझौता शामिल नहीं। अब बताइए कि अगर अमेरिका सरकार उन देशों को MNN का पद नाम दे रही जो नाटो का सदस्य, लेकिन अमेरिका सशस्त्र बलों के साथ सामरिक की बात, तो सशस्त्र बलों के साथ तो रक्षा तो उसमें आएगा ना। तो इसी तो स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है। सेकंड आपका गलत है, मतलब सिंपल सी बात, अगर इसमें सेकंड गलत है, सेकंड दिया हुआ आपको पता हो गया, तो ये भी ऑप्शन चला जाता है। मतलब आंख बंद करके आप डी को उत्तर लगा सकते हैं। डी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। चलिए थर्ड को देख लेते हैं। 2012 में अमेरिका कोड की धारा 2350A के शीर्षक 10 सशस्त्र बल में जोड़कर बनाया था। सही है। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया पहले 5 राज्य थे जिन्होंने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा मिला। तो डी इज अ राइट आंसर। आपका डी आपका क्या हो गया, सही उत्तर है आपका। इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं तो जान लीजिए, देख लीजिए क्या है ये। तो ये है आपका प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, है ना। MNNA आपका संयुक्त राज्य सरकार ने उन देशों के प्रमुख गैर नाटो सहयोग का पदनाम देती है जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र बलों के राजनीतिक संबंध रखता है ना। USA के द्वारा स्वचालित किया जाता है। इतिहास की अगर हम बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी USA कोड के द्वारा। ये के तहत आपका इसके अंदर में ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल और दक्षिण कोरिया 5 राज्य हैं, देश हैं जो प्रमुख नाटो के गैर हैं। इसमें 1996 में संयुक्त राष्ट्र संहिता के तहत और भी इसी को भी जोड़ा गया था, है ना। तो इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न जो थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपको फिर इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।